चैलेंजेस यूनिक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग 2023 के फाइनल एग्जाम के लिए क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं वो ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर रहे थे वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। तो अभी उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ऑब्जेक्टिव को आगे ले जाते हैं और वो ऑब्जेक्टिव हम लोग आज पढ़ेंगे 3D ज्योमेट्री का, यानी त्रिविमीय ज्यामिति का। ठीक है, तो चलो वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं जल्दी से और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको भेजेंगे, फिर आप उसका सॉल्व करोगे। तो देखिए ये टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, टॉपिक है 3D ज्योमेट्री यानी 3D ज्यामिति पढ़ना है। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको पढ़ना होगा दिक् अनुपात। ठीक है, दिक् अनुपात जिसको इंग्लिश में हम लोग डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, हमको 3 अक्ष पे बात करना है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर देखा जाए तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो यानी दिक् अनुपात को ए से सूचित रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो यानी दिक् अनुपात को बी से, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो या दिक् अनुपात को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन रेशियो की रिप्रेजेंट करने की तरीका ए बी सी हो गई, मतलब उसको रिप्रेजेंट क्या से किया जाता है ये आपने पढ़ लिया। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो मान लो 2 कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, 2 पॉइंट, और वो पॉइंट है x1, y1 और z1, और दूसरा जो पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट्स x2, y2 और z2 है। ठीक है, और ये एक लाइन है, कोई भी एक लाइन। ठीक है, इस लाइन से आपको क्या करना है कि आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना है। ठीक, तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे वो देखो। तो डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करेंगे ए से, बी से और सी से। इसकी फॉर्मूला होगी x2 माइनस x1, इसकी फॉर्मूला होगी y2 माइनस y1 और इसकी फॉर्मूला होगी z2 माइनस z1। बहुत सिंपल सा बात है। ठीक है, जैसे कि अगर एक क्वेश्चन हो तुम्हारे पास 2 पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं। मान लो एक क्वेश्चन पॉइंट है 2, 3, 4, ठीक है, -2, 6, 3। ठीक, और तुमको डायरेक्शन रेशियो निकालना है, इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो निकालना है। नीचे ज़्यादा लिखने में दिक्कत होगा, आपको देखने में दिक्कत होगा, तो मैं यहाँ साइड में एक क्वेश्चंस बना लिए। मान लो ये क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देना, ये क्वेश्चन है और इसमें तुमको निकालना है डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ये ध्यान देना, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, ठीक है, दिक् अनुपात। तो निकालनी है मुझे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू x2 माइनस x1, तो x2 में से x1 घटाना है यानी -2 -2, फिर 6 में से 3 घटाना है और फिर 3 में से 4 घटानी है। तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -4, 3 और -1। ये तुम्हारी डायरेक्शन रेशियो निकल गई। बहुत आसान है डायरेक्शन रेशियो निकालना। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्शन रेशियो यानी दिक् अनुपात निकाल सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो मुझे पढ़ना है दिक् कोज्याय। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है वो समझो। दिक् कोज्याय को हम लोगों को जब समझना है, ठीक है, तो उसी तरह से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस 3 अक्ष होंगे, क्योंकि 3D ज्योमेट्री पढ़ रहे, त्रिविमीय ज्यामिति, तो 3 अक्ष आएंगे। तीनों अक्ष के दिक् कोज्याय को L, M और N से सूचित करते हैं, यानी L, M, N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस के दिक् कोज्याय को L से, वाई एक्सिस के दिक् कोज्याय को M से और जेड एक्सिस के दिक् कोज्याय को N से। ठीक है, इंग्लिश में डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। अब L की वैल्यू कैसे निकाले, तो आपने दिक् अनुपात पढ़ा था अभी A, तो A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, M इक्वल टू B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और N अपॉन N इक्वल टू C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, A अपॉन रूट अंडर सिग्मा A स्क्वायर, ठीक है, B अपॉन रूट अंडर सिग्मा B स्क्वायर और C अपॉन रूट अंडर सिग्मा C स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हो इस चीज़ को। अब इस पे क्वेश्चंस अगर आपको बनाना हो, ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चंस बनाते हैं। मान लो कोई एक क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है, उस क्वेश्चंस में तुमको दिक् अनुपात दे दिया, दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो दे दिया है क्वेश्चन में। ठीक, डायरेक्शन रेशियो देने का मतलब A दे दिया, B दे दिया और C दे दिया। क्या ऐसे लिख देते हैं, 2, 3, 4 दे दिया। ठीक है, तो A की वैल्यू 2 दे दी, B की वैल्यू 3 दे दी और C की वैल्यू 4 दे दी उसने। और तुमको अब पूछ रहा है कि दिक् कोज्याय निकालें। ठीक है, क्या पूछ रहा है, दिक् कोज्याय यानी डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो यानी कि L, M, N की वैल्यू निकालनी है इसकी। तो सॉल्यूशन में पहले हम अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर
और 4 की स्क्वायर, ठीक है, आएगी कितनी 4 9 16, ठीक है। तो 16 9 ये 25 हो गया और ये 4 29 यानी 29। सो डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन, एल हो गया। तो ए अपॉन इतना, बी अपॉन इतना, सी अपॉन इतना, तो ए की वैल्यू 2, तो 2 बाई रूट अंडर 29, फिर 3 बाई रूट अंडर 29 और फिर 4 बाई रूट अंडर 29, और ये तीनों आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। हाँ, इसके अलावा पहले आप एक काम करो, इस टॉपिक का जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। हाँ, अभी मान लो क्वेश्चंस है कि जैसे दिक् अनुपात तो दे दिया, तो आपने डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो दे दिया, आपने डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया, दिक् अनुपात दिया, दिक् को जाए तुम निकाल लिए। अगर दिक् अनुपात नहीं देता, ठीक है, ऐसे दे देता, पॉइंट दे देता, ठीक, मान लो एक क्वेश्चन ऐसे हो जाए, ठीक है, कि एक दिक् पॉइंट दे दिया, एक बिंदु निर्देशांक, ठीक है, और वो निर्देशांक है 2 3 और 4, ये निर्देशांक है, ठीक, और एक दूसरा बिंदु दे दिया 4 2 6, कोई दो बिंदु दे दिया, और अब तुमसे दिक् को ज्याय पूछे, ठीक है, दिक् को ज्याय मतलब डायरेक्शन कोसाइन पूछे तुमसे, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन पूछे या फिर दिक् अनुपात पूछे, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए डायरेक्शन रेशियो तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एल यानी कि एल एम एन निकालने के लिए मुझे ए बी सी चाहिए, तो ए बी सी पहले निकाल लो, ये वही x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2, फिर 2 माइनस 3 और फिर 6 माइनस 4 यानी 2 माइनस 1 2। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन मतलब दिक् को ज्याय निकालना है, ठीक है, एल एम और एन। तो एल की वैल्यू वही रूट अंडर पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, ऐसे साइड में सॉल्व कर लो, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यानी 4 4 8 और एक 9 यानी कि 3। तो इसकी डायरेक्शन रेशियो हो जाएगी, ठीक है ना, ये तो आपने निकाला ही था, यानी 2/3 रूट अंडर ये निकाला है जो, अच्छा, फिर -1/3 और उसके बाद 2/3, ये तीनों आंसर हो गया। इस तीनों को ऐसे भी अरेंज करके लिख सकते हो, 2/3 -1/3 और 2/3, ठीक है। तो ये तुम्हारा दिक् को ज्याय निकालने की थ्योरी हो गई। अच्छा, तो आपने दिक् को ज्याय यानी डायरेक्शन कोसाइन दो तरह से निकालना सीखा, एक तो ए बी सी की वैल्यू दी हुई रही, यानी डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहे, दिक् अनुपात दिया हुआ रहे, तो आप दिक् को ज्याय यानी डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। अगर पॉइंट दिया हुआ रहे तो पहले आप दिक् डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए, फिर डायरेक्शन कोसाइन निकाल लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है, ठीक है, यानी दिक् को ज्याय ही निकालनी है, लेकिन तुमको न तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 का वैल्यू दिया है, न ही ABC मतलब डायरेक्शन रेशियो का वैल्यू दिया है। तो ऐसे केसेज में डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हो सकता है एंगल दिया हो, ठीक है, जैसे L की वैल्यू कॉस अल्फा, M की वैल्यू कॉस बीटा और N की जो वैल्यू है वो कॉस गामा, ठीक है। अब अल्फा बीटा गामा क्या है, मान लो x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस, 3 एक्सिस है, इसमें हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो एक लाइन तीनों एक्सिस को मान लो काट रहा है, x एक्सिस को भी काट रहा है, y एक्सिस को भी काट रहा है और z एक्सिस को भी काट रहा है। तो अगर x एक्सिस को अगर ये लाइन काट रहा है, तो x एक्सिस के साथ जो लाइन अल्फा जो है, अल्फा एक एंगल है, एक एंगल है, कौन एंगल, जो लाइन के साथ x एक्सिस के बीच का है, मतलब लाइन के साथ x एक्सिस जो है जितना एंगल फॉर्म किया है वो अल्फा है। बीटा भी एक एंगल है जो लाइन के साथ y एक्सिस के साथ कोण बनाई है, यानी लाइन और y एक्सिस जो एक साथ एक दूसरे में कोण बनाई है, और गामा जो है वो z एक्सिस के साथ जो वो लाइन कोण बनाई है, ठीक है। जो भी एंगल बनाई है वो लाइन जिस एक्सिस के साथ, उसके अकॉर्डिंग अल्फा बीटा गामा है। तो ये एक फॉर्मूला है अल्फा बीटा गामा। जैसे क्वेश्चन हो, मान लो कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें लाइन जो है वो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाया तो अल्फा 90 डिग्री, y एक्सिस के साथ 60 डिग्री का कोण बनाया तो बीटा 60 डिग्री, और z एक्सिस के साथ 30 डिग्री का कोण बनाया तो z बराबर 30 डिग्री। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है और तुमको डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, हिंदी वहाँ लिखा हुआ है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए l बराबर कॉस अल्फा, m बराबर कॉस बीटा
और n बराबर कॉस गामा। अब कॉस अल्फा यानी कि कॉस 90 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, ठीक है। कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 3 की वैल्यू √3/2। तो ये तुम्हारी डायरेक्शन कोसाइन बनी। इसको ऐसे भी अरेंज करके लिख सकते हो 1 0 1/2 √3/2, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कोसाइन ऐसे भी निकलता है। अब चलो आगे देखो, फिलहाल तुमको ये स्क्रीनशॉट लेना होगा, चलो ले लो जल्दी से। अच्छा, अब एल तो आपने पढ़ लिया। एक फॉर्मूला आप ये याद रखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, L² + M² + N² की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, ठीक है। ऐसे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन का जो स्क्वायर होता है वो इस तरह से 1 होता है, ठीक है। इसी तरह से फिर अगर हम ऐसे भी करें cos² अल्फा, फिर cos² बीटा, फिर cos² गामा, क्योंकि L की वैल्यू cos अल्फा होती है, M की वैल्यू cos बीटा, N की वैल्यू cos गामा, स्क्वायर के कारण स्क्वायर लगाया तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है, कि तीनों में से सम बराबर 1 होता है कि बीच में माइनस होगा, प्लस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। अच्छा, cos को अगर साइन में चेंज करो तो 1 - sin² अल्फा, 1 - sin² अल्फा, उसके बाद 1 - sin² बीटा, फिर 1 - sin² गामा, ये भी हो सकती है, इक्वल टू 1। तो अगर हम sin² में से माइनस कॉमन ले लें तो sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा, और फिर 1 1 1 3 और उधर जाके घट जाएगा तो -2, तो माइनस से माइनस गया, यानी कि अगर साइन के रूप में इसका ऑप्शंस अगर आपको दिखा तो sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा का वैल्यू 2 होगा, ठीक है। ये भी वैल्यू याद रखिएगा। अब चलिए आगे अगर देखा जाए, मान लो 2 लाइन्स है आपके पास, 2 लाइन्स, ठीक। एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2। एक लाइन की डायरेक्शन कोसाइन दी हुई है, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन कोसाइन मान लो दी हुई है। इसकी डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 N1, इसकी डायरेक्शन कोसाइन है L2 M2 और N2, ठीक है। उसी तरह से इसकी डायरेक्शन रेशियो भी दी हुई है, डायरेक्शन रेशियो दी हुई है। अब मान लो इसी तरह से डायरेक्शन रेशियो दी हुई है इसकी A1 B1 C1 और इसकी दी हुई है A2 B2 एंड C2, ठीक है। तो इसमें 2 केसेस क्या हम आपको पढ़ाएंगे नोट पॉइंट में, ठीक है। पहला नंबर, अगर 2 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, मतलब दोनों जो लाइन हमने आपको बताया वो परपेंडिकुलर हो, माने लंबवत हो, दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री बने, तो ऐसे केसेज में दोनों का जो डायरेक्शन कोसाइन था यानी दिक को जाए, उन दोनों को गुना करो, L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2, इन सब का वैल्यू 0 के बराबर होगा। तो ये एक फॉर्मूला हो सकती है, ठीक है। ऑप्शंस आप देख सकते हो, क्वेश्चन आपके पास जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन है। अच्छा, या फिर A1 A2 B1 B2 और C1 C2 0 हो सकते हैं। ये कब, जब थीटा 90 हो बीच में, ठीक है, यानी दोनों परपेंडिकुलर हो। यही चीज़ अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, तो इन दोनों की रेशियो बराबर हो, जैसे L1/L2 M1/M2 और N1/N2, ये रेशियो बराबर हो, या फिर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 हो जाए, ऐसे हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब कोई क्वेश्चन है, मान लो 2 लाइन्स है, एक लाइन्स का जो डायरेक्शन रेशियो है वो L M N दे दिया और दूसरे लाइन का डायरेक्शन डायरेक्शन रेशियो नहीं, L1 M1 और N1 दे दिया, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं L/L1 M/M1, परपेंडिकुलर है ना, तो ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर में तो ऐसे होगा L × L1 M × M1 और N × N1, ठीक है। लेकिन अगर यही लाइन पैरेलल है, जैसे L1 पैरेलल L2, तो ऐसे केसेज में लिखेंगे L/L1 M/M1 N/N1। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे। ये सब रिजल्ट है ना, ये सब तो फॉर्मूला है, ठीक है, समझ गए। तो चलो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, अब आगे अगर देखा जाए तो अगर आप मान लो x एक्सिस की तुमको दिक को जाए चाहिए, x अक्ष की दिक को जाए, यानी x अक्ष की तुम्हें डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा 1 0 0। और इसी तरह से अगर तुम्हें y एक्सिस की चाहिए
तो 0 1 0, और इसी तरह से अगर जेड एक्सिस की चाहिए, ठीक है, तो 0 0 1। क्लियर? ये तीनों ऑब्जेक्टिव याद रखोगे, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास एक समतल सतह है, मतलब एक समतल है, एक प्लेन है, और प्लेन की इक्वेशन इस तरह से होती है ax प्लस बी एक्स प्लस, सॉरी ax प्लस, फिर से इसको ज़रा लिखते हैं, ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ऐसा कोई इक्वेशन है, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन है ये, किसी लाइन की इक्वेशन नहीं है, ये प्लेन की इक्वेशन है, और इससे तुमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन LMN, तो देखो इसी तरह से L इक्वल टू a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, m की वैल्यू b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर, जैसे वहाँ इक्वेशन था लाइन का तो स्मॉल a b से रिप्रेजेंट किए थे, प्लेन की इक्वेशन को कैपिटल से रिप्रेजेंट कर दिए, और ये फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जैसे अब इस पर क्वेश्चंस देखो, मान लो क्वेश्चंस है, ठीक है, 2x माइनस 3y प्लस 6z इक्वल टू 5 प्लस 5 इक्वल टू 0, और तुमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो सबसे पहले तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 6 और d की वैल्यू 5। हालांकि d की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो लिख लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पहले निकाल लो, तो रूट अंडर 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर और प्लस 6 के स्क्वायर, ठीक है। कितना आएगा? 4 9 4 13, 6 6 36 यानी 49 यानी कि 7। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप मुझे निकालनी है डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन मतलब दिक् को ज्याय, तो दिक् को ज्याय निकालने के लिए एल एम और एन चाहिए, तो यही a बाई इतना, b बाई इतना, c बाई इतना, तो a की वैल्यू 2 है तो 2/7 हो जाएगा, क्योंकि आपने a स्क्वायर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर 7 निकाला है। फिर -3/7 हो जाएगी और फिर 6/7, ये तुम्हारी आंसर हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप दिक् को जाए कि किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा तो आप बना लीजिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको अगर यहाँ पे समझना, अब दूसरे टाइप की कोई क्वेश्चंस आएगी, और वो क्वेश्चंस क्या होगी, जैसे सपोज ध्यान दीजिएगा, मान लो एक पॉइंट है तुम्हारे पास, ठीक है, x1 y1 और z1, ठीक है, और तुमको डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है एल एम और एन, मतलब पॉइंट दिया है डायरेक्शन कोसाइन, और तुमको इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है, लाइन का, एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, पॉइंट दिया है डायरेक्शन कोसाइन। तो इक्वेशन निकालने की फॉर्मूला होगी x माइनस x1 बाई एल, ठीक है, फिर y माइनस y1 बाई एम इक्वल टू z माइनस z1 बाई एन, जहाँ x1 y1 z1 पॉइंट है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स जो दिया हुआ है, और एल एम एन जो है वो डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् को ज्याय है, ठीक है। तो और ये भी हो सकता है x माइनस x1 बाई ए भी हो सकता है, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी, अगर डायरेक्शन कोसाइन न देके डायरेक्शन रेशियो दे दे, यानी दिक् को ज्याय न देके दिक् अनुपात दे दे, तो आप ऐसे भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जैसे अब क्वेश्चन देख लेते हैं, एक पॉइंट है, मान लो 2 -3 और 4, ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइन है, ऐसा लैंग्वेज में लिखा हुआ रहेगा, डायरेक्शन कोसाइन मतलब दिक् को ज्याय, ठीक है, दिया हुआ है 2 4 6, ठीक है, और तुमको इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या करोगे, x माइनस x1, तो x माइनस x1 की वैल्यू 2, फिर y माइनस y1 तो -3, और z माइनस z1 तो z माइनस 4, और सबके नीचे डिवाइड में भी लिखना है, पहले x माइनस 2 कर दिया, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, और अपॉन में एल एम एन, तो एल एम एन यानी 2 4 6, तो यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ 6, इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं, x माइनस 2/2, y प्लस 3/4 और z माइनस 4/6, ये आंसर हो गया। एक और चीज़ याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला तुम्हारा बना है इसको कार्टेशियन इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना, कार्टेशियन इक्वेशन को हिंदी में कार्तीय समीकरण बोला जाता है, ठीक है, यानी कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन समीकरण। तो अभी आपने क्या देखा कि आपके पास पॉइंट दिया है, डायरेक्शन कोसाइन दिया है, तो आप इक्वेशन पता कर सकते हो। अब क्वेश्चन पलट देते हैं कि अगर इक्वेशन दिया हो तो पॉइंट और डायरेक्शन कोसाइन कैसे पता करें, ठीक है। तो चलो फिलहाल वो देखते हैं नेक्स्ट। अभी इसका पहले तुम स्क्रीनशॉट ले लो, फर्स्ट से ले लिए पॉइंट, ठीक है, और एक आपको पता करना है डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना।
अब डायरेक्शन, पहले पॉइंट और डायरेक्शन कोसाइन से आपने इक्वेशन बनाया था, अब इक्वेशन से पॉइंट और डायरेक्शन कोसाइन पता करो, ठीक है। पॉइंट मतलब बिंदु और डायरेक्शन कोसाइन मतलब दिक् को ज्याएं, ठीक है। तो क्या है ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस उतार लो, x माइनस 2/3, y प्लस 2/5 और z माइनस 2/6। अब एक चीज़ नोटिस करना, तुमने फॉर्मूला पढ़ा है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 बाई l m n, ये आपने पढ़ा। तो x माइनस x1 होनी चाहिए, तो है यहाँ पे, ठीक है। y माइनस y1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, तो माइनस बनाओ उसको, ठीक है। अब माइनस बनाएंगे कैसे, ठीक है। देखो x माइनस 2/3, इसको तो कुछ नहीं करना, इसको y प्लस है तो 2 माइनस कर दो, हो गया माइनस में बनी y माइनस y1 का काम -2 कर जाएगा, और ये तो ऑलरेडी है, ठीक। तो हो गया। अब बताओ x1 की वैल्यू जो वो 2 हुई, x1 की वैल्यू 2, y1 की जो वैल्यू है वो -2 और z1 की जो वैल्यू है वो 2, ठीक है। यानी जो पॉइंट है तुम्हारा बुआ वो बना 2 - 2 2, ठीक है। कुछ और भी हो सकता था। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन का बात करें, यानी दिक् को ज्याय का बात करें, तो ये तीनों है, यानी कि 3, 5 और 6, l की वैल्यू, m की वैल्यू, n की वैल्यू, हो गई आंसर। अच्छा, क्वेश्चंस को थोड़ा और बदलते हैं। मान लो क्वेश्चंस ऐसे है, 2x माइनस 3/5, 3x, चाहे इसको वैसे छोड़ देते हैं, y माइनस 3 प्लस 3/2 और 2z को 3z कर देते हैं, 3z माइनस 5/6। ऐसे कोई क्वेश्चन है। रूल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए फॉर्मूला x माइनस x1। चलो x माइनस x1 तो है, लेकिन x अकेले होना चाहिए था, x माइनस x1, इसमें 2 एक्स्ट्रा आ गया, ये तो ठीक है। y माइनस y1 तो यहाँ 2 माइनस कर देंगे, उसमें भी z के साथ एक मल्टीपल, मतलब z के साथ 1 के अलावा कोई कोफिशिएंट नहीं होनी चाहिए थी, ना y के साथ ना x के साथ। ऐसे केसेज में तुम यहाँ से 2 हटना चाहिए, x अकेले होना चाहिए था, तो 2 कॉमन ले लो, तो x माइनस 3/2 अपॉन 5, ये माइनस में कर दो, 2 माइनस, और यहाँ से 3 कॉमन ले लो, तो z माइनस 5/3/6, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जाए तो x माइनस 3/2 इक्वल अपॉन, ये 2 डिवाइड में कर दो, यानी 5/2। यहाँ अगर करना है y माइनस -3 तो 2, ये तो डायरेक्ट है ही। यहाँ भी z माइनस 5/3, इस 3 को यहाँ से हटाना होगा, नीचे लाना होगा, तो 6/3। ऐसा क्यों कर सकते हैं, जब 2 यहाँ होता है तो ऊपर जा सकता है, तो जब ऊपर है तो नीचे भी आ सकता है, तो हमने सीधे 2 को 5 के नीचे कर दिया, इस 3 को भी 6 के नीचे कर दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ कि अब आपको x माइनस x1/l, y माइनस y1/m, z माइनस z1/n इस रूप में आ गया। तो जो आपकी पॉइंट थी, ठीक है, वो पॉइंट तुम्हारी x1, y1 और z1 ये 3 निकली, ये पॉइंट एक 3/2 हो गई, एक -3 हो गई और एक 5/3 हो गई। अच्छा, अगर डायरेक्शन रेशियो का बात किया जाए, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन का, डायरेक्शन कोसाइन मतलब दिक् अनुपात LMN की वैल्यू, तो 5/2, 2 और 6/3, 6/3 को हम काट के 2 भी लिख सकते हैं, ये डायरेक्शन कोसाइन निकल गई, ठीक है। तो आप पॉइंट से और डायरेक्शन कोसाइन से इक्वेशन बना सकते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन यानी कार्तीय समीकरण। इक्वेशन से भी आप पॉइंट और दिक् को ज्याय निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब मान लो अगेन आपके पास एक कार्तीय समीकरण है, x माइनस 2/3, y माइनस 3/4 और z माइनस 4/5, ऐसा कोई कार्तीय समीकरण है। अब इस कार्तीय समीकरण से ना, मतलब ये तुम्हारे पास कार्टेशियन इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, यानी कि कार्तीय समीकरण, ठीक है। तो कार्तीय समीकरण तुम्हें पता है और तुमको फाइंड करना है, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन, मतलब उसी लाइन का तुमको वेक्टर इक्वेशन यानी सदिश रूप में समीकरण निकालना है, सदिश समीकरण तुमको फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए तुमको पहले पॉइंट पता करना होगा, यानी x1, y1, z1 का वैल्यू। तो कंफर्म पहले क्वेश्चन उतार लो, x माइनस 2/3, y माइनस 3/4 और z माइनस 4/5। अब इसमें आप नोटिस करो, x माइनस x1/l, y माइनस y1/m, z माइनस z1/n, ये कंफर्म है। इसमें कोई भी अगर बीच में प्लस होता तो 2 माइनस डाल देते हैं, 2y होता तो 2 कॉमन ले लेते, ये सब हमने आपको अभी बताया। अगर होता तो वैसे कर लेते, अगर ये ऑलरेडी है वैसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सीधा सीधा x1, y1 और z1 की वैल्यू निकल गई 2, 3 और 4, ठीक है, और L, M, N की वैल्यू निकल गई 3, 4, 5, 3, 4, 5,
ये निकल गए। ठीक है, अब देखो इससे करना क्या है ना, वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए वेक्टर फॉर्म के इक्वेशन की फॉर्मूला है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, ये इसकी फॉर्मूला है। तो तुमको इस दो चीज की वैल्यू चाहिए, वेक्टर ए की और वेक्टर बी की। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे पता करें, तो देखो ये जो x1 y1 z1 तो जो तुम निकाले यहां से, उसी से तुम्हारा वेक्टर ए बनेगा। कैसे, सब में i j k लगा देना है, 2i कैप 3j कैप और 4k कैप, -2 होता तो -2i कैप ले लेते हैं। और वेक्टर बी जो है वो इससे बन जाएगा एलिमेंट से, तो i कैप j कैप लगा देना है, यानी 3i कैप 4j कैप और 5k कैप। ठीक है, ये तुमने लगा दिया। चलो अब वेक्टर ए और वेक्टर बी आ गया, तो अब इससे वेक्टर इक्वेशन बना लो, वेक्टर इक्वेशन यानी सदिश समीकरण। अब सदिश समीकरण कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला तुम्हारे पास है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। ठीक है, अब देखो तो वेक्टर आर को वेक्टर आर ही छोड़ दो और वेक्टर ए को चलो, अब वेक्टर ए की वैल्यू तुमने निकाल रखा है 2i 3j और 4k ये, और प्लस लेमडा वेक्टर बी, तो लेमडा लिख के वेक्टर बी का वैल्यू लिख दो, लेमडा लिख के वेक्टर बी की वैल्यू लिख दो। वेक्टर बी की वैल्यू है 3i कैप 4j कैप और 5k कैप। ठीक है, ये तुम्हारा सदिश समीकरण निकल गया। ठीक है, तो आराम से तुम कर सकते हो। पहले चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए हमने अभी पढ़ा कार्तीय समीकरण से सदिश समीकरण निकाले, यानी कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन। अब मान लो वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है और इससे तुमको कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है, तब कैसे निकालोगे। ठीक है, तो चलो मान लो यही क्वेश्चन लिख देते हैं और इसी क्वेश्चन ये वेक्टर फॉर्म में, इसे कार्टेशियन फॉर्म में बदलना सीखते हैं। चलो यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक, r इक्वल टू 2i कैप 3j और 4k कैप, ठीक है, प्लस लेमडा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, मान लो ये क्वेश्चन सर। ठीक है, अब तुमको इससे वापस कार्टेशियन इक्वेशन कार्तीय समीकरण बनाना है, बहुत आसान है। तुमको क्या करना है ना कि अगर निकालना हो तो r की वैल्यू तुमको लिखनी है xi कैप। ठीक है, xi कैप, फिर से इसको लिखते हैं xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। सब अगर आपको कभी भी वेक्टर फॉर्म से यानी सदिश समीकरण से कार्टेशियन इक्वेशन यानी कार्तीय समीकरण बनाना है, r की वैल्यू लिखनी है xi कैप yj कैप और zk कैप, और इधर i को एक साथ करना है, y को j को एक साथ करना है, k को एक साथ करना है। तो i यहाँ पे 2i कैप है और यहाँ पे भी i है, लेकिन ये तब अलग होगा जब लेमडा के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब साथ में तब होगा। तो लेमडा से मल्टीप्लाई करो तो 3 लेमडा i कैप, ये i एक साथ हो गया। फिर j को एक साथ रखते हैं तो 3j कैप और लेमडा से इसमें मल्टीप्लाई करके 4 लेमडा j कैप। ठीक है, और प्लस फिर 4k कैप और लेमडा से मल्टीप्लाई करके 5 लेमडा k कैप, ये हो गया। अब उसके बाद xi कैप yj कैप zk कैप। ठीक है, अब इसमें से i कॉमन ले सकते हैं तो 2 प्लस 3 लेमडा बच जाएगा और i बाहर निकल गया। यहाँ से j कॉमन ले सकते हैं तो 3 प्लस 4 लेमडा बचेगा और j बाहर निकल गया। और यहाँ से अगर k कॉमन ले ले तो 4 प्लस 5 लेमडा बचेगा और यहाँ k कॉमन बाहर निकल गया। ठीक है, अब देखो आगे अगर देखा जाए तो अब ये सिंपल बात है। अब i की कोफिशिएंट के बराबर कर दो, तो i की कोफिशिएंट है 2 प्लस 3 लेमडा इक्वल टू x, इधर i की कोफिशिएंट इतना, इधर i की कोफिशिएंट x बराबर कर दिए। फिर j की कोफिशिएंट 3 प्लस 4 लेमडा, इधर j की कोफिशिएंट y। अच्छा, इधर k की कोफिशिएंट 4 प्लस 5 लेमडा, इधर k की कोफिशिएंट z। ये कर दिया, मतलब कोफिशिएंट i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट के बराबर, j के कोफिशिएंट के बराबर, k का कोफिशिएंट k के कोफिशिएंट के बराबर। अब यहां से लेमडा का वैल्यू फाइंड कर लो, तो 3 लेमडा बराबर x माइनस 2, तो लेमडा बराबर x माइनस 2/3। यहां भी 4 लेमडा इक्वल टू y माइनस 3, तो लेमडा इक्वल टू y माइनस 3/4। और यहाँ पे 5 लेमडा इक्वल टू z माइनस 4, तो लेमडा इक्वल टू z माइनस 4/5। ठीक है, ये 3 लेमडा का वैल्यू आ गया। बताओ तीनों लेमडा की वैल्यू है तो तीनों आपस में बराबर होगी, तो x माइनस 2/3, y माइनस 3/4 और z माइनस 4/5। देखो ये कार्टेशियन इक्वेशन बन गया है ना, कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, यानी कार्तीय समीकरण, ये तो बन गया। अब कार्तीय समीकरण यही तो था, देखो इससे तुमने ये बनाया, इससे वापस ये बना लो, मैच करवा के देख लो। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
तो कुल मिला के ओवरऑल जितनी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थी हमने बता दिया। अब हम आपको क्वेश्चंस भेज रहे हैं, उसका प्रैक्टिस कीजिए, जो प्रॉब्लम है डायरेक्टली मुझे शेयर कीजिए और आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले लीजिए, ठीक है। तो चलो अब जल्दी से ये सारे वीडियो को अच्छे से आप देखो, दोबारा देखो अगर नहीं समझ में आया तो, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस बनाओ, प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछो। फिर तब तक अपना ख्याल रखो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।